ऐसा है कि हम लोग जो है, एक चीज़ बताइए, आज जो राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, तमाम तरह की उहापोह की स्थिति बनी हुई है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों ने हर तरीके का अपना अपना विरोध जताया। जो प्रेजेंट सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के द्वारा नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या मोदी जी की सरकार है, इस दोनों चीज़ों में बड़ा ही महत्वपूर्ण ये है कि यह सरकार मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में मोदी सरकार के साथ काम कर रही है। हमको लगता है कि आज जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर मुझे कोई संदेश देना हो जनता के बीच, तो मैं भी एक जनता के नाते मैं खुद से पूछना चाहता हूँ कि देश के निर्माण में, देश के विकास में या देश की मुद्दों पर, जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक समरसता की बातें हैं या किसी इन्हीं ऐसी चीज़ों पे जिसमें लगे कि एक सद्भाव, शांति और समृद्धि का समावेश हो, उसके लिए क्या लगता है कि आप लोगों को कि किस तरीके का माहौल आज के डेट में बन रहा है? तो हमारे ख्याल से अग्रवाल जी का कुछ कहना था कि कैसे मतलब कुछ बिंदु आज की डेट में करंट न्यूज़ में जो चल रही हैं, उसमें क्या लगता है कि सरकार ने अपना रोल ठीक से प्ले किया या विपक्षियों ने अपना रोल ठीक से प्ले किया या जनता के लिए, देश के लिए हित में जो कार्य किया इन्होंने अच्छा किया? आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ पे लगता है कि जयप्रकाश जनता दल का ओपिनियन के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? सर, जयप्रकाश जनता दल के ओपिनियन के हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार भी कुछ जगहों पर जिसको बोलते हैं कि सत्ता के लालच में कुछ ऐसे फैसले जो सरकार को लेने चाहिए थे नहीं ले रही, सत्ता में बने रहने के लिए, कुछ विपक्ष को ज़्यादा दबाने के लिए। जयप्रकाश जनता दल की आइडियोलॉजी की बात करें तो सर आप देखिए कि जयप्रकाश नारायण जी ने तो बड़ा साफ लोकतंत्र को बचाने के लिए इतनी बड़ी क्रांति की थी, वैसा कुछ तो नजर ही नहीं आ रहा। सरकार की तरफ से भी जिस तरीके से चीज़ों की लीपापोती की जा रही है, चाहे आप सुशांत का मामला दीजिए, चाहे आप हाथरस वाला मामला दीजिए, चाहे उससे पहले दिल्ली में दंगे हुए, सीए का इतना बड़ा मामला हो, शाहीन बाग का, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि एक पक्ष अगर कोई गलती कर रहा है तो प्रशासन को या सरकार को उनकी गलती से उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। हमें तो कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा। सीए पे इतने दिन शाहीन बाग को बंद कर दिया गया, जबकि अभी वो दादी माँ का ही बयान आया कि हमने तो थोड़ी सी जगह के ऊपर प्रदर्शन किया था, पुलिस ने बहुत बड़े एरिया को बंद कर दिया। तो ये सब मौका परस्ती की जो राजनीति शुरू हो गई है, हमारी पार्टी, हमारी आइडियोलॉजी तो है ही नहीं मौका परस्ती का। मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं, आपका कहना यह है कि अगर सरकार जो कार्य कर रही है तो सरकार, शासन और सरकार जी, दो चीजें होती हैं जी। एक तो नौकरशाही हो रही है जी, जो एक सीरीज है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करता है, बिल्कुल ठीक है, कानून को लागू करता है, और एक तरफ सरकार है जो सरकार नियम लाती है या आदेश लाती है या किसी तरह की कोई चीजों को लागू करवाना चाहती है। तो दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता। नहीं, कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस शासित जो पूरा देश था, अभी उसी के प्रभाव में प्रशासन भी कुछ उस तरह के कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हाथरस के मामले में ले लीजिए, मेरा ओपिनियन अपना है कि हाथरस के मामले में जब शुरुआत करी मीडिया ने कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, तो 15 दिन तक एक ऐसा मामला चला जिसमें कि एक बेचारी पीड़ित जो है, पीड़िता के साथ ऐसा हुआ। 15 दिन के बाद अचानक से ये मीडिया हाईलाइट हो गया, मीडिया द्वारा हाईलाइट हुआ। तो होने के बाद ये गैंग रेप का सवाल उठा कि इस तरह की ओछी राजनीति करके अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसमें किसका रोल रहा आज तक निर्धारित नहीं हुआ। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुझे नहीं लगता है कि टॉप लेवल पर कोई बैठा आदमी किसी भी आरोपी को, किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी अपराधी को किसी तरह का शेल्टर देंगे। लेकिन जब वो कहते हैं तो सही कहते हैं कि भाई हम कानून का पालन करवाएंगे और कड़ाई से लागू करेंगे, तो कड़ाई से लागू करेंगे। लेकिन फिर ये घटनाएं होती क्यों हैं, कैसे कड़ाई से लागू नहीं हो पाता है? अब जैसे रात बिरात उनको राथी में जलाया गया, ये सब किया गया, तो क्या यहाँ जिलाधिकारी का रोल था
या किसका रोल था, किसने राजनीति सर की? इसमें एक तो जो बात आपने की ना, उसमें एक दो बात ये भी उठ के आती है कि क्या आप इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों से ऐसी भूल की एक उम्मीद करते हैं? एक लड़की के साथ कुछ भी हुआ, अभी तो वो जांच का विषय था, एक लड़की के साथ कुछ भी हुआ उसकी जांच की जाती, ये कहाँ का न्याय था? आप दिल्ली से एक शव को लेकर जाते हैं और रात में जला देते हैं। क्या प्रशासन इतना असहाय हो गया है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। छोड़िए आप विपक्ष को, विपक्ष तो राजनीति कर रहा है, नजर भी आ रहा है, जनता भी देख रही है कि कितनी ऊंची राजनीति पे आ गया, लेकिन जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं, क्या इतनी सी चीज मैनेज नहीं होती? क्या राज्य और देश इस तरीके से चलेगा कि आप एक छोटी सी घटना को इतना इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए? क्या वो ऐसा नहीं हो सकता था कि उस शव को सुबह लेकर चले जाते? क्या उस परिवार को समझाया नहीं जा सकता? मतलब कहने का कि ये है कि आप कह रहे हैं कि इस पे एक राजनीतिक रोटी सेकी गई, रोटी सेकी गई, जो जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं कि इन चीजों पे देश की राजनीति को मोड़ा जाए। सवाल उठता ये है कि समाजवाद की जो परिभाषित करने की बात जो जयप्रकाश जनता दल कर रही है, मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पे आकर के जितेंद्र जी ये हालात हो गए हैं कि अभी हम समाजवाद की परिभाषा को अगर किसी को कहते हैं कि क्या परिभाषा है, आदर्श का क्या परिभाषा है, तो आप बताने को तैयार नहीं हो, आप समझाने को तैयार नहीं हो, न जनता समझ पा रही है, क्योंकि जो जनता को दिया जाएगा उसी का रिप्लाई देगी। सर समाजवाद की बात करें ना, तो यहाँ पर कम से कम मेरे हिसाब से कम से कम 6 तरीके का समाजवाद है। जो जयप्रकाश नारायण जी का समाजवाद था वो अलग समाजवाद था, आप राजनारायण जी का समाजवाद देखेंगे वो अलग समाजवाद था, मुलायम सिंह जी का अलग समाजवाद है, जो उनका आज समाजवाद आप कह दें तो पूंजीवाद का ही एक रूप है कि आज वो जो साइकिलों पर चलते थे आज अपनी शादी में हजार करोड़ की शादी कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी का अपना अलग समाजवाद है। ये समाजवाद कौन सा समाजवाद है जो अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जयप्रकाश नारायण के जो पद चिन्हों पर या उनके द्वारा दिए गए आदर्शों पर जो पार्टियां या जो नेता खड़े हुए, आज उनका किसी भी तरह का लेना देना जयप्रकाश के विचारों से नहीं रह गया। नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। और आज जयप्रकाश हाशिए पे चले गए। इस वजह से मैं समझता हूं कि जयप्रकाश जनता दल अगर जयप्रकाश नारायण के विचारों पर लोकतंत्र की जो हत्या इंदिरा गांधी ने करने की कोशिश करी थी, आज कहीं न कहीं जाकर के वो सारे बट गए हैं और कहीं न कहीं ले जाकर के वो परिवारवाद में समिट हो गए हैं। और परिवारवाद ऑलरेडी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप देख लीजिए, लालू यादव की फैमिली आज वही कर रही है, मुलायम सिंह की फैमिली वही कर रही है, सभी ऐसे ही कर रहे हैं। रही बात मोदी सरकार में हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे तो सब अलग अलग आए हैं, लेकिन मोदी सरकार में एक चीज जरूर आई है कि विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया लगभग सभी राज्यों में एक दिशा निर्देश आती है, उसके तहत कर दी गई है। आप मनोहर लाल खट्टर की बात कर लीजिए, आप रघुवर दास रांची में थे उनकी बात कर लीजिए, आप वहाँ की बात कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़ रमन सिंह तो उनकी बात कर लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी ऐसा कुछ है जो वहाँ की समस्या के लिए उनको चुन के खड़ा किया हो। अभी बंगाल को आप ले लीजिए, बंगाल में जो स्थिति चल रही है, बंगाल में टीएमसी है। अब टीएमसी जिस तरीके से उखाड़ फेंका उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को 15 साल के शासन के बाद, आखिर ऐसा क्या नजर आया जनता को कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को चुना। और तृणमूल कांग्रेस की भी अलायंस देखिए, हम अलायंस करके जाते हैं उनके साथ जो ऑलरेडी, जिनको हम जनता कहती है कि तुमको आने नहीं देंगे क्योंकि तुम करप्ट हो या तुम जो भी हो। तो और लेकिन जब वो उनकी रीजनल पार्टियां आती हैं तो उन्हीं अलायंस के साथ जुड़ती हैं। आज आप देख लीजिए, चाहे बिहार में इलेक्शन हो, बिहार में इलेक्शन में देखिए कि महागठबंधन बनती है। तो ये क्या जरूरत नहीं है समाज में कि हमारा जो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है, जिसको जनता ऑलरेडी नकार चुकी है, बाद में जब चुनाव में जाते हैं तो हम उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं। सर, तो महागठबंधन की राजनीति भी बहुत अच्छे देश के लिए नहीं है। आप महाराष्ट्र की राजनीति देख लीजिए, कितना एक गलत उदाहरण पेश किया गया। सारी जिंदगी कांग्रेस को गाली देते रहे और फिर जुड़ गए। आज के वक्त में सारी पार्टियां स्वार्थी हो गई हैं और अपना स्वार्थ साधने के लिए हर तरह की राजनीति करने के लिए तैयार है। आज हर पार्टी अपना अस्तित्व बनाने के लिए ओछी से ओछी हरकत करनी भी पड़े तो वो भी करती है। हर राजनीतिक पार्टी अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करती है। आज किसी भी बात को ले लो, किसी भी समस्या को ले लो, हर पार्टियां उस समस्या का समाधान करने के बजाय उस समस्या को उजागर और करती है, जिससे कि अपना नाम आगे आए
और अपने आप को आगे लाने की कोशिश करती है। जिस तरह से अभी हाथरस में जो हुआ है, उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी, 15 दिन तक कोई भी पार्टी वहाँ नहीं गई, लेकिन अब सब अपने आप को आगे करने की होड़ लग गई है और सब के सब वहाँ जाने के लिए तैयार है। दिनेश जी, आपका कहना है कि यहाँ पे अगर राजनीति करनी है तो प्रायोरिटी देश और जनता और सुख शांति समृद्धि के लिए करनी है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हम उस चीज को किनारे कर रहे हैं और सबसे सर्वप्रथम अपने हित की बात कर रहे हैं कि हमारे हित हो जाए, हम किसी भी चीज पे तवे पे रोटी सेक देंगे, चाहे वो ऊंची से ऊंची हरकत क्यों ना हो। बात जो सर जो आप बात कर रहे हैं, जो बार बार में बात आ रही है हाथरस की, तो हम सिलेक्टिव हो गए हैं। जब हम बात करते हैं सिर्फ हाथरस की बात करते हैं, हम बलरामपुर की बात नहीं करते। जब हम बात करते हैं तो हम जयपुर की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम है ना अपने अलग चश्मे से देखना है कि हमें किस चीज से फायदा। आप ये नहीं देखते, मतलब यहाँ ये नहीं देखा जा रहा बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, बलरामपुर की बेटी हो या जयपुर की बेटी हो, सिर्फ हमें अपने फायदे के हिसाब से यहाँ हर पार्टी उस समय अपना इंटरफेयर करती है जब उसको लगता है कि इसमें मेरा ज्यादा फायदा है। जब भी कोई भी मुद्दा होगा, मौका परस्ती, जहाँ उसको अपना फायदा दिखता है वो उस मुद्दे को उछाल देती है। आज दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस हो रहा है, इसकी तरफ सब जनता को किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अब सबको अपने हाल पे छोड़ दिया है। आज मोदी सरकार ने भी, दिल्ली सरकार ने भी और बाकी सभी सरकारों ने भी ये कह दिया है कि अब अपनी सेफ्टी अपने आप करें। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की कमी पड़ गई है। अब वो अपना खजाना भरने के लिए जनता को जनता के हाल पे छोड़ दिया। मोदी सरकार भी आज जो भी कर रही है, अभी तक तो देखने में भी आया है कि जो भी जिस तरह की घटनाएं होती हैं, जिस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है और जिस तरीके से जो लॉकडाउन के नियम थे, जिस तरीके से गाइडलाइंस थे, वो तो कहीं फॉलो नहीं हो रहा है। अब तो सब अपने आप अपनी जान अपनी हथेली पे लेके घूम रहे हैं और जो सरकार होती है उसके कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उनका पालन सरकार करवाने में भी अक्षम हो रही है। और कहीं पे तो जैसे मान लीजिए मेट्रो ट्रेन खोल दी गई या और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई, लेकिन रेलवे को नहीं खोला गया। ऐसा कौन सा चीज है कि रेलवे में जब 20-20 आदमी ऑटो में घूम रहे हैं तो ऐसे सर इसमें भी एक राजनीति, हाँ कहीं ना कहीं राजनीति है। इसमें भी मुझे एक राजनीति नजर आती है। आप जहाँ तक देखोगे, आप कोशिश करो, जहाँ तक देखोगे देखा जाएगा आपसे कि जहाँ पर भी ट्रेनें खोली गई हैं, जहाँ पर भी बसेज खोली गई हैं, स्टेट हो या सरकार हो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने वहाँ ट्रेनों को खोला गया जहाँ उसकी सरकार है। लगभग आप नोट किया जाएगा तो वहाँ पे ये नज़र आएगा कि जहाँ उसकी सरकार है वहाँ ट्रेनों को खोल दिया गया है। क्या यूपी में क्यों नहीं खोला गया? अभी भी यूपी में बहुत सारी ट्रेनें खोल दी गई हैं, क्यों बिहार की खोल दी गई? या बिहार में क्यों नहीं खोली गई अभी तक पूरी की पूरी ट्रेनें? यूपी के अंदर लगभग सारी ट्रेनें खोल दी गई हैं, क्योंकि जहाँ पर बीजेपी की सरकार नजर आती है वहाँ ऐसा लगता है कि अपना मुद्दा, ये चीज तो है ही। और दूसरी बात देखिए, अभी नए हमारे बीच हमारे जनरल सेक्रेटरी रीजन सरकार जी जो आए हैं, इनके भी कुछ ओपिनियन थे। देखिए बंगाल से बिलोंग करते हैं, इनका भी कहना था कि बंगाल में भी स्थिति लगभग कमोबेश वही है कि कब पहले माओवादी वो कम्युनिस्ट रहे, उसके बाद वहाँ पे भी, लेकिन अभी तक लिविंग स्टैंडर्ड जो हम चाहते हैं कि बंगाल एक कहा जाता था रॉयल बंगाल कहा जाता है कि रॉयल है वहाँ पे, तो लेकिन वहाँ पे तो जो स्थिति लोगों ने बना दिया, जब देश आज़ाद होने से पहले से बंगाल एक ट्रेडिंग एक इंडस्ट्रियल हब था और आज भी वो इंडस्ट्रियल हब हो सकता है, क्योंकि देखिए उसका तो बड़ा अच्छा एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है हमारे पास वहाँ वाटर। नॉट ओनली इंडस्ट्रियल हब, कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अच्छा था ना, कल्टीवेशन के लिए प्योरली कल्टीवेशन। इतना जमीन, 3 फसली जमीन बोलते हैं, यहाँ पे सिंगूर में फैक्ट्री बनाने गए थे, उसी के लिए तो सीएम मैडम ने वहाँ पे बैठ गए थे कि जमीन खत्म हो जाएगा। तो जमीन खत्म होने का बाद तो तुम बैठे हो, पहले क्यों नहीं बैठे? जब वहाँ पे इंडस्ट्री बनाने के लिए सारे कुछ चालू हो गया तब तो क्यों नहीं बैठे? तभी उसको पहले बैठना चाहिए, तब बैठते हैं तो कम से कम बच जाते। वही कह रहे हैं कि आज पीएम केयर फंड का कौन सी ऑडिट हुआ? 151 करोड़ रुपया रेल ने दिया है। ओनली रेल हैज गिवन 151 करोड़। जो जिसका गवर्नमेंट है, जो जिसका मन है वो ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ यही करना है, पब्लिक को, आदमी को, जनता को समझाना है कि भाई तुम्हारा दिशा को सीधा करो, देखो आँख खोल के, सुओ मत। नहीं, ये बिल्कुल सही था। आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा।
मतलब हमें नहीं, देखना हमारा पड़ेगा बात कौन सीधा है क्या ना कर कि रहा है। आज हमने अच्छा एक चीज बताइए सरकार साहब, मान लीजिए कल को आपको जनता कहेगी कि आप जो बात कह रहे हैं कि ठीक है आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा या आपको आंख खोल के देखना पड़ेगा कौन है, तो वो तो आपसे ही पूछ सकती है कि आप जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आज आप कह रहे हैं, लेकिन आपका कौन सा परफॉर्मेंस ऐसा है जो कि दिखाएं, तो वहां आपको तो फिर आना पड़ेगा। जब तक आएंगे नहीं, जब तक मंच आपको दिया नहीं जाएगा, तब तक आप क्या परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे? लेकिन अपने विचारों के द्वारा लोगों को समझा सकते हैं। आपके कहने का मतलब यही है ना, आपको तो समझाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस विल कम लेटर। पहले तो आपको आदमी के पास जाना पड़ेगा, पेनिट्रेशन करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा जो व्हाई वी कम। अच्छा, बंगाल में ऐसा क्या लगा कि 25 साल शासन रही, 34 ईयर शासन रही सीपीआई सीपीएम की थी ना, सीपीएम का, तो उसके बाद से अचानक टीएमसी आई, तो किस मुद्दे पे टीएमसी ऐसा आई जिसके चलते? ओनली वन, दैट इज सिंगूर एंड वन सेकंड वन इज नंदीग्राम। सिंगूर को फोकस और नंदीग्राम। तो मतलब बंगाल के लोग क्या ये कहना चाहते हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहते हैं? बंगाल का लोग यही सोचा था कि उसको समझा दिया था कि तुम्हारा पास जो फैक्ट्री बन रहा है इसमें जो तुम्हारा जमीन है, जमीन खत्म हो गया, तुम वहाँ से फसल नहीं कर सकते हो। अच्छा। वहाँ पर क्योंकि बंगाल ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन एरिया है, कल्टीवेशन एरिया में आदमी लोग को समझा दिया था, तो आदमी लोग सोचे ठीक है। और ये भी बोला गया था तुम्हारा जमीन तुमको लौटा दिया जाएगा विथ योर प्राइस। ओके। सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट भी दिया था, सीएम मैडम ने बोला था भी जमीन देने के लिए, क्योंकि जमीन देंगे तो कहाँ देंगे, जमीन है बचेगा तब ना देंगे आप। पूरा बंगाल प्रभावित हो गया। एकदम। और नंदीग्राम था ना, नंदीग्राम का। हाँ। तो कहीं न कहीं अच्छा। कम्युनल फायदा भी उठाती है। हाँ। तृणमूल कांग्रेस को एक कम्युनल एंगल भी देखा जाता है, लेकिन कभी भी इन्होंने विकास की बात नहीं करी कि पूरे बंगाल का वो स्टेटस ले आएंगे जो 1907 से पहले था। ऐसा कभी नहीं उन्होंने किया कि हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा कर देंगे, जबकि बंगाल में मैन पावर बहुत बढ़िया है और लोगों के पास वहाँ दिमाग भी है, और बंगाल तो एक रूट रहा है देश के आज़ादी से लेकर के तमाम तरह के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हुए हैं, कई बंगाल से हुए हैं। तो ऐसी फसल जो दिमागी फसल होती है, इसको क्या नेताओं ने वहाँ ख़त्म करना चाहा? क्या लगा आपको, ऐसा क्या लगा बंगाल में जिसके चलते सिर्फ सिंगूर और नंदीग्राम जैसे चीज़ों से प्रभावित होकर सरकारें बदल जाती हैं, ऐसा कुछ लगता है? क्योंकि बदल जाएगा, हमारा वहाँ कल्टीवेटेड एरिया है। बार बार मैं वही आपको बोल रहा हूँ, बंगाल है ही पूरा कल्टीवेटेड एरिया है। 70% ऑफ द मैन पावर ऑफ द अर्निंग्स इज फ्रॉम कल्टीवेशन। तो अभी जो मोदी सरकार दे रहे हैं कि भाई हम कल्टीवेशन के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो बंगाल सरकार तो लागू नहीं करेगी, वो तो उल्टा बताएगी उनको कि कहेगी योजना को फायदा नहीं है। हाँ, तो करेगा ही, क्योंकि तो दे आर मोटो, दे आर वे डिफरेंट। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं तो अच्छा है, हम तो ये चाहते हैं, सभी लोगों से अनुरोध मेरा यही है कि जयप्रकाश जनता दल मुद्दों को फाइंड आउट करे और हम सिर्फ एक मोटो लेके चलें कि शांति, सद्भाव, समृद्धि और 3 चीज़ें। अभी पूरे निचोड़ की बातें ये हुई कि सरकार साहब का भी कहना है और बाकी लोगों का भी कहना है, ग्राम, गंगा, गौरी। देखिए ग्राम कल्टीवेशन से लेके बहुत वास्ट वो होता है एरिया, उनका बड़ा दायरा बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा। गंगा यानी कि सींचने के पानी से लेके पीने तक की पानी की समस्या है। गौरी जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बेटी देश की बेटी होती है, चाहे वो बलरामपुर की हो, चाहे वो राजस्थान में कहीं की हो, या फिर हाथरस की हो, या फिर दिल्ली की हो, तो इनको सुरक्षित होना चाहिए। यानी कि हम लोग आज चर्चा में यही तय कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि रोजगार, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के हित में चाहे सत्ता चली जाए, देश के हित में काम करने की। कोई भी पार्टी ने जब राज किया है, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते। पहले तो बहुत कुछ कर देते हैं। सही बात, सही कहा। वेयर इज एम्प्लॉयमेंट? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अनएम्प्लॉयमेंट भरा हुआ है। ठीक कह रहे हैं सरकार साहब, ये कह रहे हैं। तो अभी हम लोग इसी परिचर्चा में ये रखे थे, और मैं चाहता हूँ देश की जनता जो देख रही है, वो जो मीडिया दिखाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मीडिया ऐसा चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में देश के लोकतंत्र का 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ में सबसे पहला तो विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायपालिका है, चौथा पत्रकारिता है, जिसमें चौथा स्तंभ को कहीं ना कहीं
जो भी शासन में सरकारें आई हैं, पिछली हो या अभी की हो, कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ को हिलाने की इन्होंने कोशिश करी है। और यह देश को भी और साथ में सरकार को भी और पूरे एक सिस्टम को समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभ और जनता की आवाज़ बन के वो मीडिया ही भरती है। और हम चाहते हैं कि मीडिया कहीं भी ऐसा रोल प्ले ना करे जिससे कि आने वाला भविष्य खराब हो और जनता के बीच एक गलत मैसेज जाए और सरकारें किसी भी तरह से चौथे स्तंभ को प्रभावित न करें। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जयप्रकाश जनता दल अगर आए तो 3 मुद्दों को, इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, शांति, सद्भाव और समृद्धि। हम अगर इधर अग्रसर होंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा और विकास के कदम चूमेंगे। लेकिन सवाल उठता यह है कि आज क्या ओछी राजनीति जो हो रही है, छोटी छोटी घटनाओं पे, प्लॉटिंग पे, घटिया तरह की राजनीति जो हो रही है, इससे हम दूर कब होंगे? और इसके लिए हम आशा करते हैं और ईश्वर की कृपा होगी। हिंदुस्तान हमेशा से विश्वगुरु रहा है अध्यात्म के जीवन में और आज भी हिंदुस्तान में ही ऐसे कई हमारे गुरु ऐसे मौजूद हैं जो हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि सभी का दिमाग, सभी की बुद्धि बहुत अच्छा सोचे, अच्छा करे और भगवान करे देश तरक्की करे।